नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 8। एल्फ्रेड का बार लेमिंगटन रोड पर था। दफ्तर से छुट्टी करने के बाद अहम निर्धारित समय पर रूपचंद जगनानी वहां पहुंचा। सतीश आनंद उसे कोने की एक टेबल पर बैठा मिला। उसके साथ एक लड़की को मौजूद पाकर वो ठिठका। लड़की आनंद से हंस हंस कर बातें कर रही थी और उस पर मरी जा रही मालूम होती थी। आनंद की रूपचंद पर निगाह पड़ी तो उसने लड़की को कान में कुछ कहा, जिसके परिणाम स्वरूप वो तुरंत वहां से उठकर चली गई। रूपचंद उसके करीब पहुंचा। बैठो बुजुर्गवार, आनंद बोला। रूपचंद बैठ गया। क्या ख्याल है, गला तर कर ले? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले वो मतलब की बात हो जाए जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे तुम गला तर करना चाहो तो? नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, बाद में ही सही। आनंद एक क्षण खामोश रहा, फिर तनिक आगे को झुककर धीरे से बोला, मेरी चीज लाए आप? रूपचंद ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। गुड। देखो, रूपचंद व्यग्र भाव से बोला, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने से जी चुराया। जो मैंने किया है वो मेरी निगाह में पहले भी गलत था और अब भी गलत है, लेकिन अब उसे करने में मेरा एक अपना स्वार्थ भी है। आपका स्वार्थ? हाँ, तुमने कहा था कि उन नक्शों की मुझे कोई कीमत भी हासिल हो सकती थी। तुमने लाख रुपए तक की रकम का जिक्र किया था, बल्कि इससे भी ज़्यादा की बात की थी। आज की तारीख में एक खास रकम मेरे लिए इतनी अहम हो गई है कि वो मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गई। मैं एक ऐसे फंदे में फंस गया हूँ जिसमें से सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकते हो। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक बड़ा सा लिफाफा निकाला। ये रहे तुम्हारी ज़रूरत के नक्शे। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए वो रकम है जिसका तुमने जिक्र किया था? 1 लाख रुपया? आनंद की भवें उठी। तुम्हारी ऑफर तो बेटा इससे आगे की भी थी, लेकिन तुम्हारे जैसे दयावान शख्स से झूठ बोलना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मैं इस रकम का नाम नहीं लूँगा। वैसे भी इस रकम का नाम तुमने मिसाल के तौर पर लिया था। इस रकम का कोई सौदा नहीं हो गया था तुम्हारे और मेरे बीच में। दरअसल मेरी ज़रूरत सिर्फ 40,000 रुपये की है। मैं सिर्फ 40,000 रुपये चाहता हूँ तुमसे। बोलो, मिलेंगे? अभी फ़ौरन तो? आनंद बड़ी संजीदगी से बोला, नहीं है ये रकम मेरे पास, लेकिन मैं मुहैया करा सकता हूँ। थोड़ा वक्त चाहिए होगा मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए। ओह, रूपचंद के स्वर में स्पष्ट निराशा का पुट था। लेकिन रकम आपको ज़रूर मिलेगी। ज़रूरत के वक्त ना मिली तो क्या मिली? ज़रूरत के वक्त ही मिलेगी। आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए और ये नक्शे मेरे पास रहने दीजिए। मैं अपने साथियों से बात करूँगा और बहुत जल्द आपकी रकम आपको चुकाऊँगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे ज़िंदगी देने वाला मेरे से धोखा करेगा भी तो मुझे गिलाना होगा। बुजुर्गवार, आपकी रकम मैं आपको दूध से धोकर दूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। रूपचंद के होठों पर एक विषादपूर्ण मुस्कुराहट आई। एन यही बात तो उसने दत्तानी को कही थी। बेटा, रूपचंद भर्राए स्वर में बोला, मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये रकम जल्दी ही मुझे ना मिली तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि रकम फ़ौरन नहीं मिल सकती, देर लगेगी। मैं तो समझा था कि रकम आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके लिए उसका फ़ौरन इंतज़ाम हो पाना मुमकिन नहीं। क्या करें, मजबूरी है। मेरी तुम्हारे से ज़्यादा मजबूरी है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। रूपचंद ने एक गहरी सांस ली और तब तक हाथ में थमा लिफाफा आनंद को सौंप दिया। ठीक है, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे हवाले। वक्त रहते मेरी ज़रूरत की रकम मुझे सौंप सको तो ठीक है, वरना इसे तुम्हारे एहसान के तले दबे हुए एक बूढ़े की तरफ से अपने लिए एक छोटा सा तोहफा समझना। शुक्रिया, शुक्रिया। आनंद अधिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला, वैसे कितना वक्त है आपके पास? 2 हफ्ते का। रूपचंद कातर भाव से बोला। 2 हफ्ते का? आनंद ने हैरानी जाहिर की। अरे ये तो बहुत वक्त होता है। आप 40,000 के लिए हलकान हो रहे हैं। इतने में तो मैं आपको 40 लाख रुपए कमवा सकता हूँ। क्या? 40 लाख रुपए बुजुर्गवार, 40 लाख रुपए का? कैसे? बस आपको हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। तुम्हारे और किसके साथ? मेरे साथियों के साथ।
जैसा भरोसा आपने अभी मेरे पर जताया है, इसी से साबित हो गया है कि आप हमारी टाइप के आदमी हैं। आपकी मदद से हमारी कामयाबी की गारंटी हो सकती है। नक्शों को ठीक से समझने में तो आप हमारी रहनुमाई कर ही सकते हैं। आप हमारे काम में हमारा हाथ भी बटा सकते हैं। किस काम में, वो भी बता दिया जाएगा। वैसे मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। मेरे साथियों की ये जिद थी कि आपका हमारे साथ गठजोड़ हो तो ऐसा हो कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। इसमें सबकी भलाई है। कैसी भलाई? आप भी हमारे जोड़ीदार बन जाएंगे तो फिर आप हमसे बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर आपसे हमें ये खतरा नहीं रहेगा कि आप पुलिस में जाकर हमारी पोल खोल देंगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी ऐसी नीयत होती तो मुझे मालूम है मुझे, लेकिन मेरे साथियों के मन में ये वहम था जो कि मैंने आपको बता दिया। बेटा, तुम मुझे काम बता नहीं रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हो तुम जौहरी बाजार का वॉल्ट लूटने के ही फिराक में। कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ? कह तो आप ठीक ही रहे हैं। मुझे क्या करना होगा? आपको बहुत हल्का काम करना होगा। आपको सिर्फ ड्राइविंग की जिम्मेदारी लेनी होगी। ड्राइविंग आती है ना आपको? बाखूबी। फिर क्या बात है, बस मुझे इतना ही करना होगा। हाँ, सिवाय इसके कि शायद आपको कमेटी के दफ्तर में किसी एक आध और नक्शे की नकल पार करनी पड़े। ओह, वैसे काम बहुत पेचीदा है, लेकिन उसके पेचीदा हिस्से को हम अंजाम देंगे और मुझे 40 लाख का हिस्सा 2 हफ्ते के वक्त से पहले मिलेगा। रूपचंद मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। यकीनन। रूपचंद 40 लाख की विपुल धनराशि के स्वामी के तौर पर अपनी कल्पना करने भी लगा। अब चलिए मैं आपको अपने साथियों से मिलाता हूँ। साथी? रूपचंद हड़बड़ाया। हाँ, वो यहाँ आ रहे हैं? नहीं, हमें उनके पास जाना होगा। कहाँ? चेंबूर। डॉक्टर दस्तूर अपने ऑफिस में बैठा था, जबकि एक चपरासी उसके पास एक छोटा सा बंद पैकेट लेकर आया। कोई आदमी आपके लिए देकर गया है साहब, चपरासी बोला। डॉक्टर दस्तूर ने पैकेट ले लिया। पैकेट सिगरेट के पैकेट से जरा सा बड़ा एक लकड़ी का डिब्बा था। चपरासी चला गया तो डॉक्टर दस्तूर ने पेपर कटर की सहायता से उस डिब्बे का ढक्कन खोला। उसके भीतर निगाह पड़ी तो उसके छक्के छूट गए। वो फटी फटी आंखों से डिब्बे के भीतर देखता रहा। भीतर एक नाजुक सी, ताजा कटी, बड़ी नफासत से नेल पॉलिश से सजी संवरी एक जनाना उंगली पड़ी थी, जिस पर सोने का छल्ला चढ़ा हुआ था। साथ में एक चिट्ठी थी जिसे डॉक्टर दस्तूर ने कांपते हाथों से खोला और धुंधलाई आंखों से पढ़ा। लिखा था, यह आपकी बेटी की एक उंगली है। कहने की जरूरत नहीं कि वो हमारे कब्जे में है। पुलिस आपसे उस शख्स की शिनाख्त करवाएगी जो नकली एक्सीडेंटल केस बनाकर अस्पताल में और फिर आपकी मदद से इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचा था। आपने उस आदमी की शिनाख्त नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो जैसे आपके पास आपकी नाबालिग बेटी की छल्ला चढ़ी उंगली पहुंची है, वैसे ही आपके पास उसका जंजीर पहना सिर पहुंचेगा। आगे आप खुद समझदार हैं। डॉक्टर दस्तूर को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। उसे लगा कि वो भी मरकर गिर पड़ेगा, लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उसने अपने घर पर फ़ोन किया। ईला कहाँ है? वो बड़ी कठिनाई से कह पाया। अभी स्कूल से नहीं लौटी। बीवी का उत्तर मिला। बाकी बच्चे तो लौट चुके हैं। सुनो जी, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। कहीं कोई वो आ जाएगी, डॉक्टर दस्तूर बोला और उसने धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसी क्षण उसने तय कर लिया था कि वो पुलिस का काम आसान नहीं करने वाला था। वो शीशे की आंख वाले की शिनाख्त नहीं करने वाला था। तभी चपरासी ने आकर उसे बताया था कि एक सब इंस्पेक्टर उसे कमिश्नर के ऑफिस में लिवा ले चलने के लिए आया था। चैप्टर 4। आंटी के घर शनिवार शाम को जो मीटिंग हुई उसमें रूपचंद जगनानी भी शामिल था। विमल के निर्देशानुसार वो अपने साथ एक और नक्शे की कॉपी लेकर आया था। वो नक्शा जौहरी बाजार के इलाके की सब सॉइल के बारे में जानकारी देता था। रूपचंद की वहां मौजूदगी पर किसी ने भवें ना उठाई। वास्तव में उन लोगों में ये पहले से ही फैसला हो चुका था कि रूपचंद को अभियान का सक्रिय सदस्य बनाना उन्हीं के हक में फायदेमंद था। रूपचंद वहां कतई इत्मीनान से नहीं बैठा हुआ था। वो बड़े नर्वस भाव से बार बार पहलू बदल रहा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। आनंद उसकी दशा को समझ रहा था, इसलिए बार बार उसका कंधा थपथपाकर उसे आश्वासन दे रहा था। विमल ने एक नक्शा अपने सामने फैलाया और सबका ध्यान एक उस स्थान की ओर आकर्षित किया जहां उसने एक तीर का निशान लगाया हुआ था और फिर उससे आगे एक दोहरी लकीर खींची हुई थी। दोस्तों, वो बोला, ये वो सिविल रूट है जो वॉल्ट की इमारत के सबसे करीब से गुजरता है और इस तीर के निशान से इस दोहरी लकीर के सिरे तक हमने सुरंग खोदनी है जो कि 50 फुट लंबी होगी। इतना छोटा रूट निर्धारित करना सिर्फ और सिर्फ जगनानी साहब द्वारा मुहैया कराए गए नक्शों की वजह से संभव हो सका है। आधुनिक उपकरणों की सहायता से 50 फुट लंबी और 4 फुट व्यास की अपने मतलब की सुरंग हम बड़ी हद 5 दिन में खोद सकते हैं। सुरंग के रास्ते में मुबारक अली बोला,
ईंट पत्थर चट्टाने क्या आएगा, हमें क्या मालूम। हमें नहीं मालूम, फिर भी मेरा अंदाज़ा है कि हम 5 दिन में ये सुरंग खोद सकते हैं। सुरंग के सिरे पर वॉल्ट की दीवार, जो कि यकीनन रीएनफोर्स कंक्रीट की होगी, में छेद करने में हमें वक्त लग सकता है। लेकिन अगर कोई अनहोनी ना हुई तो कुल मिलाकर 1 हफ्ते में हम वॉल्ट में छेद करने में कामयाब हो चुके होंगे। जगनानी ने उस वक्त का अपने पास उपलब्ध वक्त से हिसाब लगाया और फिर हिम्मत करके बोला, माल को रोकड़े में तब्दील करने में कितना वक्त लगेगा। विमल ने खांडेकर की तरफ देखा। 2 दिन, खांडेकर निसंकोच बोला। वहां से नोट हासिल होने की कतई कोई उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है, लेकिन तब जबकि लॉकर जामवंत राव की डुप्लीकेट चाबियों से खुले। अगर लॉकरों के दरवाजे को गलाकर खोलना पड़ा तो लॉकर खुलने से पहले ही एसिटिलीन टॉर्च का हाई टेम्परेचर भीतर मौजूद नोटों को फूंक चुका होगा। ओह, मैंने एक लिस्ट बनाई है उस सामान की। विमल ने एक लंबा कागज सबके सामने लहराया, जिसकी कि हमें अपने काम में ज़रूरत होगी। मैं लिस्ट पढ़ता हूँ, आप लोग ज़रा इस पर गौर फरमाएं। मैंने सीवर को भीतर से देखा है। जैसा कि अपेक्षित ही था, वहाँ गंदगी, बदबू और चूहों का बोलबाला है, जिसकी वजह से हमारी सबसे अहम ज़रूरत है घुटनों तक आने वाला गमबूट, वाटरप्रूफ बरसाती नुमा ओवरऑल, रबड़ के दस्ताने और बैटरी संचालित हेडलाइट लगे ऑक्सीजन के गैस मास्क। हम 7 जनों में से, क्योंकि 6 जने शिविर के भीतर काम कर रहे होंगे, इसलिए कम से कम 6 अदद ये चीज़ें हमें चाहिए। और मुबारक अली उतावले स्वर में बोला, जैसा कि जगनानी साहब द्वारा आज लाए नक्शे से जाहिर होता है। विमल बोला, जिस जगह हमें सुरंग खोदनी है वहाँ की सब सॉयल कमज़ोर है। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि जो सुरंगें हम खोदेंगे उसकी छत एकाएक बिना किसी वार्निंग के भरभराकर हमारे ऊपर ढेर हो सकती है और वहीं हमारी कब्रें तैयार हो सकती है। मुबारक अली हड़बड़ाया, इसलिए खोदी गई सुरंग की छत को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी सारे फट्टे और बल्लियों की ज़रूरत होगी, सीमेंट और रेत की ज़रूरत होगी। उनके इस्तेमाल से ही हम निश्चिंत हो सकेंगे कि छत भरभरा कर हमारे ऊपर नहीं आ पड़ेगी। बाप, मुबारक अली प्रशंसात्मक स्वर में बोला, तू सोहल है, तू नीरा सोहल है, तू एकदम खालिस सोहल है। सोहल ना हुआ, वह अगले व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, डालडे का डिब्बा हो गया। सब हंसे। आगे सुनिए, विमल हाथ उठाकर सबको चुप कराता हुआ बोला, आगे हमारी ज़रूरत है खुदाई से निकला मलबा ठिकाने लगाने के लिए बोरे और हाथ से धकेली जाने वाली वैसी ट्रॉलियाँ जो कमेटी के सफाई कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आकारों के हथौड़े और छेनियाँ, बाल्टियाँ, तसले, गेंदियाँ, फावड़े, लोहे की लंबी छड़ें, पेचकस, इनमें से कौन सी चीज़ कितनी कितनी चाहिए ये मैंने लिस्ट में लिख दिया है। इसमें आप लोग कोई गड़बड़ करना चाहें तो खुशी से कर सकते हैं। वो बात की बात है, आनंद बोला, पहले मुकम्मल लिस्ट सुन ले। हाँ, जामवंत राय बोला, मैं वही सुना रहा हूँ। विमल बोला, आगे हमें चाहिए ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, उनको फीड करने वाले गैस सिलेंडर, मसाले की रॉडें, वेल्डरों द्वारा काम में लाए जाने वाले एंटी ग्लेयर गॉगल्स, कुछ डायनामाइट की स्टिक्स, भले ही वे इस्तेमाल ना हो, 6 सेल वाली शक्तिशाली टॉर्चें, बिजली की केबल। वो किस लिए? मुबारक अली बोला, शिविर में रोशनी करने के लिए, इलेक्ट्रिक ड्रिल चलाने के लिए, धुआं निकालने के लिए, एग्जॉस्ट फैन चलाने के लिए। वहाँ कनेक्शन कहाँ से मिलेगा? शिविर में से ही मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? बिजली की केबलें भी तो शिविर में से ही दौड़ रही हैं। मैंने एक जगह उनका जंक्शन बॉक्स देखा था, उसी जंक्शन बॉक्स से हम अपनी ज़रूरत के लिए कनेक्शन टैप कर सकते हैं। बिजली की केबल पानी में ना डूबे, उसके लिए हमें शिविर की दीवार में हुक ठोक कर उसे ऊंचा टांगना होगा। इसके लिए हमें काफ़ी सारे हुक चाहिए होंगे। इस सारे सामान को मेन होल से लेकर सुरंग के साइड तक ढोने के लिए हमें एक रबर की हवा से फूलने वाली किश्ती चाहिए होगी। इसी किश्ती को हम मलबे के बोरे मेन होल तक ढोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी काफ़ी लेबर बच जाएगी। किश्ती तैर जाएगी? आनंद संदिग्ध भाव से बोला, क्यों नहीं तैरेगी, आखिर शिविर में घुटनों घुटनों पानी है। आगे? मुबारक अली उतावले स्वर में बोला, आगे बढ़ो बाप, सुरंग खोदने में काम आने वाला सामान तो बस इतना ही है, लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीज़ें चाहिए। और क्या? जैसे खाने पीने का डिब्बा बंद इतना सामान कि वो 1 हफ्ता चल सके। आखिर हमें रात रात भर शिविर में काम करना होगा। वो तो है, जॉर्ज सेबेस्टियन बोला। उसके अलावा एक मिट्टी के तेल का स्टोव, मिनरल वाटर की बोतलें, नमक, ग्लूकोज, फर्स्ट एड किट, ट्रैंक्विलाइजर, हर्ट दवाएँ, तौलिए और किसी इमरजेंसी से 2-4 होने के लिए एक स्टैंडर्ड डॉक्टर। इमरजेंसी कैसी? जामवंत राव बोला, किसी को गंभीर चोट लग सकती है, किसी का दम घुट सकता है, कोई सुरंग के बंद माहौल का खौफ खाकर क्लस्टरफोबिया का शिकार हो सकता है। ऐसा कोई हादसा हो जाने पर हम मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकते। मैं समझ गया तुम्हारी बात, आनंद एकाएक बोला।
ऐसा डॉक्टर मेरे जिम्मे। कौन है वो? मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त है, मेरा राजदा है, तुम फिक्र ना करो। मैंने कहा ना, ऐसा डॉक्टर, उसकी सेवाएं मेरे जिम्मे। गुड। अगली आइटम है हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक लीवर। वो किस लिए? जामवंत राव बोला। जब हम सुरंग खोद चुके होंगे, उसके रास्ते वॉल्ट की दीवार में छेद कर चुके होंगे, तो भी छेद के सामने लगी किसी लॉकर के कैबिनेट की वजह से भीतर घुसना संभव ना होगा। उस कैबिनेट को धक्का देकर सरकाना नामुमकिन होगा, क्योंकि तंग सुरंग में उसके पीछे हम सब जने ना खड़े हो सकेंगे और ना 6 आदमी कैबिनेट धकेलने के लिए काफ़ी होंगे। इस काम को हमने हाइड्रोलिक लीवर से अंजाम देना है। हम वो लीवर या जैक कह लीजिए, कैबिनेट के पीछे लगाकर चलाएंगे तो कैबिनेट यूं छेद से परे सरकती जाएगी, जैसे पहिया बदलने के लिए ट्रक को जैक लगाते हैं तो ट्रक उठता चला जाता है। वेरी गुड, आनंद बोला। बाकी लोगों की गर्दनें भी सहमति में हिली। अब एक आध चीज़ ऐसी है जो मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके ना मिलने से हमारा काम नहीं अटकने वाला। मसलन, मुबारक अली बोला, मसलन 2 वायरलेस टेलीफोन, जिनसे शिविर के भीतर और बाहर मेनहोल के ऊपर खड़े हमारे ट्रक में संपर्क बना रहे। इस तरीके से अगर ऊपर सड़क पर हमारे लिए कोई खतरे का आलम पैदा हो रहा होगा तो हमें भीतर शिविर में एडवांस वार्निंग मिल जाएगी। इसके मिलने में क्या दिक्कत है बाप? ऐसे वायरलेस टेलीफोनों के प्राइवेट इस्तेमाल पर पाबंदी है, तो क्या हुआ? इसकी खरीद पर खरीदार से सवाल हो सकते हैं। चोर बाजार में कौन साला सवाल करेगा? यह टेलीफोन सेट चोर बाजार में मिलेंगे? मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो चोर बाजार में नहीं मिलती? कोई चीज़ नहीं, जॉर्ज सेबेस्टियन बोला। देखा? गुड, विमल बोला। तुम और बोलो। एक स्पेशल ब्लो टॉर्च होती जो लेज़र बीम से चलती है, वो प्रति मिनट 4 इंच रीइंफोर्स कंक्रीट को गला सकती है। अगर लेज़र हमें मिल जाए तो हमारा काम बेहद आसान हो जाए। वैसे मिलती है? मिलती तो होगी। ऐसी आइटम तो, खांडेकर पहली बार बोला, बहुत महंगी होगी। हाँ, 30-35 हज़ार से कम की आइटम तो क्या होगी। ये हमारा खर्चे का बजट बढ़ा देगी, लेकिन काम भी तो देखो कितना आसान कर देगी। मालूम करेंगे बाप। मुबारक अली बीच में बोल पड़ा। मिलती होगी तो लेंगे, तुम आगे बढ़ो। जो सुरंग हम खोदेंगे उसके दहाने को इस प्रकार ब्लॉक करने का प्रबंध करना होगा कि दिन के वक्त अगर कोई शिविर में घुस आए तो उसे सुरंग के अस्तित्व का पता ना लगे। ये कैसे होगा बाप? इसके लिए हमें कुछ स्पेशल बोर्ड तैयार करने होंगे, जिनका रंग एकदम शिविर की दीवारों के रंग से मिलता जुलता होगा। फिर उन बोर्डों की सुरंग के दहाने पर यूं फिट करने का प्रबंध किया जाएगा कि दीवार में और उन बोर्डों में फ़र्क नहीं महसूस होगा। इससे सुरंग तो छुपेगी ही, साथ ही हमारे इस्तेमाल का सारा सामान भी हम रोज़ उसके पीछे छुपा सकेंगे। वेरी गुड, आनंद बोला। उसे वो बात बहुत जची, यानी कि रात को हम खाली हाथ शिविर में घुसेंगे और सुबह खाली हाथ ही शिविर से निकलेंगे। बिल्कुल, विमल बोला। भाई साहब, इलेक्ट्रिक ड्रिल और हथौड़े वगैरह चलाने की आवाज़ रात के सन्नाटे में शिविर के बाहर भी तो सुनाई दे सकती है। नहीं सुनाई दे सकती, विमल बोला। पिछली रात में और वागले ये तजुर्बा करके देख भी चुके हैं कि ऐसी आवाज़ें बाहर नहीं पहुंचती। वेरी गुड। और मुबारक अली बोला। और बस, विमल बोला। अब जो अहम काम हमारे सामने है वो साजो सामान की खरीदारी का है। वो क्या मुश्किल काम है? 2 घंटे में सारा सामान खरीदा जा सकता है। मैं एक ही ठिकाने से, विमल ने इंकार में सिर हिलाया। नहीं खरीदा जा सकता? मुबारक अली हैरानी से बोला। खरीदा जा सकता है, लेकिन हमने खरीदना नहीं है। खास तौर से एक ही ठिकाने से हरगिज़ नहीं खरीदना है। हमने कोई एक आइटम तक एक ही ठिकाने से नहीं खरीदनी। जैसे अगर हमें 3 एसिटिलीन टॉर्चों की ज़रूरत है तो वे हम 3 ऐसे इलाकों में स्थित 3 दुकानों से खरीदेंगे जिनमें आपस में कम से कम 10 मील का फासला होगा। अगर हमने 20 हथौड़े खरीदने हैं तो हम वे 2-2 करके 10 दुकानों से खरीदेंगे। अगर हमने 5 टॉर्चें खरीदनी हैं तो वो हम 1-1 करके 5 दुकानों से खरीदेंगे। फ़ायदा? इसमें हमारी सेफ्टी है। काम हो चुकने के बाद हमने वापसी में माल ढोना है, ना कि इस्तेमाल हो चुका सामान। वो सब सामान जाहिर है कि हमने पीछे ही छोड़ देना है। सारी रात तो हम लॉकर खोलने में लगा देंगे। सुबह हम वो अपना सामान नहीं ढो सकते। काम हो चुकने के बाद आने वाली रात को महज सामान की खातिर हम शिविर में नहीं घुस सकेंगे, क्योंकि तब तक वॉल्ट लुट चुका होने की खबर आम हो चुकी होगी और हर किसी की, खासतौर से पुलिस की तवज्जो शिविर की तरफ से वॉल्ट तक खोदी गई सुरंग की तरफ पहुंच चुकी होगी। सामान तो हमें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा और इस बात का खास ख्याल रखकर छोड़ना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ पर से हम में से किसी की उंगलियों के निशान न रह जाए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दस्ताने पहने होंगे ना बाप। तुम तो हमें ये बताओ कि सामान एक ही ठिकाने से खरीदने में क्या वांदा है। डकैती के बाद जब वो सामान बरामद होगा तो सबसे पहले पुलिस इसी बात की पड़ताल करेगी कि वो सामान कहाँ से आया। अगर हमने एक ही ठिकाने से सारा सामान खरीदा तो दुकानदार को हम में से किसी के बारे में कोई ऐसी बात, मसलन सूरत
या विशिष्ट हाव भाव याद रह सकता है जिसके माध्यम से बाद में पुलिस हमें ट्रेस कर सकती है। हम मीलों में फैली हुई छोटी छोटी दुकानों से इक्का दुक्का नक करके सामान खरीदेंगे तो दुकानदार की हरगिज भी खरीदार की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। वक्त ज़रूर ज़्यादा, कम से कम 2 दिन का लग जाएगा, लेकिन हमारी सेफ्टी इसी में है। 2 दिन और? रूपचंद ने मन ही मन सोचा। एक दिन पहले ही गुजर चुका था, हफ्ता सुरंग खोदने में लग जाना था, 2 दिन माल ठिकाने लगाने के लिए चाहिए थे। यूं अगर कहीं और ज़्यादा वक्त लग गया तो उसका तो काम हो जाना था। विमल ठीक कह रहा है, आनंद पुरजोर लहजे में बोला। हम में से जो आदमी लेज़र जैसी गैर मामूली चीज़ खरीदने जाएगा, दुकानदार क्या आसानी से उसकी सूरत भूल जाएगा? कोई आदमी 3-3 ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च और ढेरों गैस सिलेंडर इकट्ठे खरीदेगा तो दुकानदार सवाल नहीं करेगा कि खरीदार की वेल्डिंग की दुकान कहाँ थी। जब जवाब मिलेगा कि वेल्डिंग की दुकान थी ही नहीं तो वो हैरान नहीं होगा। आसपास का कोई फर्जी पता बताए जाने पर हो सकता है कि दुकानदार उस इलाके से इतना वाकिफ हो कि उसे तभी शक हो जाए, और कोई दूर का पता बताने पर दुकानदार ये सोचकर हैरान होगा कि पड़ोस की दुकान को छोड़कर ग्राहक इतनी दूर उसके पास क्यों आया। तुम मेरा पॉइंट समझ गए हो, विमल बोला। मैं भी समझ गया हूँ, मुबारक अली तुरंत बोला। मैं क्या, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इडियट, जॉस तुरंत बोला। चुप बे, मुबारक अली घुड़क कर बोला। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं क्या मूर्ख हूँ? ठीक है, हम सामान धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, छोटी छोटी कई दुकानों से खरीदेंगे, बरोबर? विमल ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला। कोई साहब कुछ कहना चाहते हो? कोई कुछ न बोला। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ, विमल बोला। मैं ट्रक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सवाल खांडेकर ने किया। आखिर ट्रक का इंतज़ाम उसने करके देना था। ट्रक चोरी का है? नहीं, जेन्युइन खरीद है। किसकी? मेरी। ट्रक ने जोहरी बाजार में 1 हफ्ता हर रात को एक ही ठिकाने पर खड़ा रहना है। तो क्या हुआ? रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वहाँ पार्किंग की इजाज़त है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने रोज़ ट्रक के वहाँ खड़ा होने से ट्रक के नंबर की तरफ किसी की भी तवज्जो जा सकती है। वारदात के बाद वो नंबर पुलिस को मालूम हो सकता है, फिर उन्हें डकैती में ट्रक का कोई रोल सूझ सकता है। वे ट्रक के मालिक पर, तुम पर चढ़ दौड़ सकते हैं। खांडेकर हड़बड़ाया। उसने बारी बारी सबकी सूरतों पर निगाह दौड़ाई। प्रत्यक्ष वो बात किसी को नहीं सूझी थी। तो क्या किया जाए? खांडेकर बोला। उस पर नकली नंबर प्लेट लगाई जाए। वो तो लगाई ही जाए, साथ ही उसको रोज़ एक नए रंग से पेंट किया जाए। ये काम इतने बड़े स्क्रैप यार्ड में पूरी गोपनीयता के साथ बखूबी हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। और हमारे पास एक गाड़ी और होनी चाहिए। वो किस लिए? एक रात में ट्रक को मलबा फेंकने 3-4 बार जाना पड़ेगा। फ़र्ज़ करो जब पहले फेरे के बाद वो वापस लौटता है तो वो मेन होल के ऊपर कोई और गाड़ी खड़ी पाता है, तो वो उस गाड़ी को वहाँ से कैसे हटाएगा और कैसे अपनी जगह क्लेम करेगा? विमल की निगाह एक बार पैन होती हुई तमाम चेहरों पर फिरी और फिर वो बोला, ऐसा ना हो हमारी जगह कोई और काबू में ना कर ले। इसके लिए हमारे पास एक गाड़ी और होनी चाहिए जो हमारे ट्रक की रवानगी के बाद उसकी जगह ले ले और तब तक वहाँ खड़ी रहे जब तक कि ट्रक वापस न लौट आए। कैसी गाड़ी? मुबारक अली बोला। कैसी भी, कार, टैक्सी, स्टेशन वैगन, कुछ भी चलेगा। मकसद तो ट्रक के लिए उसकी जगह महफूज रखने से है। ऐसे तो बजट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। खांडेकर असंतोषपूर्ण स्वर में बोला। तो क्या हुआ? विमल अपलक उसे घूरता हुआ सख्ती से बोला। इन्हीं बातों का तो तुम्हें बराबर का हिस्सा मिलना है। हम लोग इतना खून पसीना एक करेंगे, इतना खतरा मोल लेंगे, हम गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। हम में से कोई दम घुटने से मर सकता है, सुरंग की छत ढह सकती है और हम सब मर सकते हैं। बावजूद वॉल्ट में घुस चुकने के ऐन मौके पर हम शूट किए जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। जब हम इन दुश्वारियों से जूझ रहे होंगे तब तुम घर में बैठे चैन की नींद सो रहे होंगे। बावजूद इसके तुम बराबर के हिस्से के हकदार हो। किस लिए? एक्सपीडिशन को फाइनेंस करने के लिए, और तुम उसमें भी बार बार बजट की दुहाई दे रहे हो। क्यों भला? बेवकूफ़ समझते हो हमें? खांडेकर, जिसे विमल से ऐसी फटकार की अपेक्षा नहीं थी, विमल से निगाह मिलाए रहने की ताब न ला सका। उसने शिकायत भरी निगाहों से मुबारक अली की तरफ देखा और फिर बोला, भाई मियाँ ये तो क्या? ये तो विमल का स्वर एकाएक बेहद हिंसक हो उठा। जो कहना है मेरे से कहो। तुम्हारे से क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोला। खांडेकर ने मुबारक अली की तरफ देखा, लेकिन तभी मुबारक अली परे देखने लगा। वातावरण एकाएक ब्लेड की धार की तरह पैना हो उठा। अगर, विमल बोला, तुम्हारे को खर्चे से ऐतराज़ है तो साफ बोलो। तो तुम खांडेकर के गले की घंटी जोर से उछली। क्या करोगे? कोई दूसरा फाइनेंसर ढूंढोगे? हाँ, लेकिन फौरन नहीं। पहले तेरा और तेरी माँ का पेट फाड़कर आते बाहर निकालने के बाद। क्या?
लगता है मुबारक अली ने ठीक से नहीं बताया तुझे कि मैं कौन हूँ। ठीक से क्या? मुबारक अली दबे स्वर में बोला। मैं तो गलत से भी नहीं बताया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे नाम बोला बाप, विमल। फिर वो खांडेकर की तरफ घूमा। अबे खांडेकर के घोड़े, ये सोहल है। सोहल? खांडेकर हड़बड़ाया। कौन सोहल? सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। 7, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? राज्यों में, स्टेट्स में, जॉर्ज बोला। घोषित इस्ताहारी मुजरिम। सरकार इसकी खोपड़ी पर 2 लाख रुपए का इनाम लगाई ली है, जो विमल विष भरे स्वर में बोला। अब यह हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन खांडेकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो थर-थर कांपने लगा था। तभी भड़ाक से पिछला दरवाज़ा खुला और ड्रम की तरह लुढ़कती आंटी ने भीतर कदम रखा। वो हाँफते हुए उन लोगों के करीब पहुंची और भयभीत भाव से बोली, लड़का नादान है, इसे कुछ न कहना। तुम जो कहोगे वही होगा, जैसे कहोगे वैसे होगा। इसे नहीं मालूम था कि तुम विमल उसे घूरता हुआ बोला। दरवाजे के पीछे बैठी सब कुछ सुन रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि दोबारा फिर ऐसी हरकत ना हो। आगे से हमारे बीच में आकर बैठा करो। बरोबर बरोबर, लेकिन मैं कह रही थी, मुझे मालूम है तुम क्या कह रही थी, लेकिन जो कह रही हो उसे समझो भी। अगर कुछ समझ गई हो तो अपने लड़के को भी समझाओ। लड़का समझ गया है, लड़का दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगा। मुझे तो ये कुछ समझता या ऐसा कहता दिखाई नहीं दे रहा। मैं खांडेकर फंसे कंठ से बोला, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर एक और गाड़ी का इंतजाम बराबर होगा, फौरन होगा, डुप्लीकेट नंबर प्लेटों के साथ होगा। समझ लो कि हो भी गया। आंटी बोली, गुड। उसे चलाएगा कौन? एकाएक जामवंत राव बोला। यही मैं कहने जा रहा था। आनंद बोला। क्या? विमल बोला। जो एक और गाड़ी हमारे प्लान में दाखिल हो रही है। जामवंत राव बोला। उसे कौन चलाएगा? हम में से ही कोई। विमल बोला। उसे चलाना नहीं, सिर्फ उसमें बैठना है। जो कोई सुरंग में काम करता थक जाएगा, उसे ऊपर दूसरी गाड़ी हैंडल करने के लिए भेज दिया जाएगा। जब ट्रक लौट आएगा तो वो भी दूसरी गाड़ी कहीं और पार करके नीचे चलाएगा। ठीक? जामवंत राव और आनंद दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मैं, रूपचंद झिझकता हुआ बोला, बूढ़ा आदमी, मलबा ढोलूंगा। आपने मलबा ढोना नहीं, विमल सख्ती से बोला। ट्रक चलाना है। ट्रक को चलाकर एक उजाड़ जगह पर ले जाना है, जो कि आपको दिखा दी जाएगी, और वहाँ सिर्फ मलबे से भरे बोरे पलट आने हैं। मुश्किल काम मलबा उठाना होता है, गिराना नहीं। आपने सिर्फ बोरों का मुंह ट्रक से बाहर की तरफ करना है और उन्हें उलट देना है। मेरे ख्याल से बड़ी सहूलियत से कर लेंगे आप ये काम। रूपचंद को ये काम बड़ा सख्त लग रहा था, खासतौर से अपनी वर्तमान घायल अवस्था में, लेकिन उसकी गर्दन अपने आप ही सहमति में हिल गई। विमल के बात कहने के ढंग में ऐसा कुछ रोब था कि चाहकर भी उससे विरोध में कुछ कहते ना बना। उस रोज जब मीटिंग बर्खास्त हुई तो हर कोई अपने आप को विमल के सामने बौना महसूस कर रहा था, और हर कोई ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि कब वो क्षण आया था जब विमल यूं सब पर हावी हो गया था। कोई ऐसे किसी एक क्षण को याद न कर सका। इंस्पेक्टर फाल्के कमिश्नर के सामने पेश हुआ। सर, फाल्के ने रिपोर्ट दी। डॉक्टर दस्तूर की बीवी और बेटी सही सलामत घर में मौजूद है, लेकिन बेटी बीमार है और पलंग के हवाले है। पूछने पर बताया गया कि उसका बायां हाथ घर के एक दरवाजे में आ गया था। यानी कि, कमिश्नर बोला, सब कुछ नॉर्मल है, कोई असाधारण बात नहीं। जी नहीं, बशर्ते कि आप, हाँ बोलो। इस बात को असाधारण न माने कि लड़की स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल बस पर घर नहीं लौटी थी। लड़की कितनी उम्र की है? 15 साल की। फिर क्या बात है? छुट्टी के बाद सहेलियों के साथ कहीं घूमने फिरने चली गई होगी, लेकिन एक पड़ोसी का कहना है कि वो रात अंधेरा होने के बाद टैक्सी पर घर लौटी थी और तब भी उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। तो क्या हुआ? सर, उसकी माँ ने ये झूठ क्यों बोला कि लड़की का हाथ घर के एक दरवाजे में आ गया था? हाथ उसके स्कूल रवाना होने से पहले आया होगा। जितनी बीमार हाथ घायल होने की वजह से वो बताई जाती है, उतनी बीमारी की हालत में वो स्कूल कैसे गई होगी? सर, तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की के घायल हाथ की बाबत उसकी माँ झूठ बोल रही है? बाप भी। और सर, मैंने ये भी मालूम किया है कि लड़की का हाथ स्कूल में घायल नहीं हुआ था और वो स्कूल बस में भी नहीं सवार हुई थी। जी हाँ। तो फिर छुट्टी के बाद और घर आने से पहले ज़रूर उसने कोई ऐसी गलत और गैर जिम्मेदाराना हरकत की होगी जिसकी वजह से उसका हाथ घायल हुआ होगा और जिसे उसके इज्जतदार माँ बाप शर्म का बायस मानते होंगे। शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा बखेड़ा। सर, वो सिर्फ 15 साल की है। आज की परमिसिव हाई सोसाइटी में इससे कम उम्र की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाकर छोड़ चुकी होती हैं। बहरहाल किसी की ज़ाती ज़िंदगी से हमें कुछ लेना देना नहीं। मेरे लिए इतनी ही खबर काफ़ी है कि डॉक्टर दस्तूर की फैमिली अपने घर पर सही सलामत मौजूद है।
डॉक्टर दस्तूर की फैमिली की वजह से उन पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा जो उनको डोंगरे की शिनाख्त की बाबत झूठ बोलने पर मजबूर करता। फाल्के ने उत्तर नहीं दिया। प्रत्यक्ष वो उस मामले में अपने आला अफसर जितना आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहा था। और कमिश्नर बोला, वो सब इंस्पेक्टर हाजिर है जिसने शनिवार की रात को डोंगरे का ड्रंकन ड्राइविंग का चालान किया था। अब उससे मुलाकात करना कोई ज़रूरी तो नहीं रह गया। खैर बुलाओ उसे। एक सब इंस्पेक्टर कमिश्नर के हुजूर में पेश हुआ। इंस्पेक्टर फाल्के ने डोंगरे के चालान की रसीद की ओरिजिनल कॉपी कमिश्नर को सौंप दी। क्या नाम है तुम्हारा? कमिश्नर बोला। मुश्ताक अली सर। सब इंस्पेक्टर बोला। मुश्ताक अली, ये चालान देखो। कमिश्नर रसीद सब इंस्पेक्टर को थमाता हुआ बोला, ये तुम्हारे साइन है? ये तुमने काटा था? जी हाँ, सब इंस्पेक्टर आशंकित स्वर में बोला। इसकी कार्बन कॉपी तुम्हारी चालान बुक में है? होगी साहब। निकालो। सब इंस्पेक्टर ने जेब से अपनी चालान बुक निकाली और डोंगरे की रसीद का सीरियल नंबर देखकर उस नंबर पर अपनी चालान बुक को खोला। कमिश्नर ने अनमने भाव से ओरिजिनल और कार्बन कॉपी का मिलान किया। दोनों हूबहू एक जैसी निकली, यानी कि डोंगरे द्वारा पेश की गई रसीद जाली नहीं थी, जाली नहीं हो सकती थी। तो दोस्तों, ये था चेहरे पे चेहरा नॉवल का 8वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।